हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्यूएमएस सब्जेक्ट एम फार्मा फर्स्ट सेम की हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी और आज हम उस यूनिट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके कुछ लास्ट टॉपिक हमारे पास रहते हैं, हम उनको कवर कर लेंगे आज। ठीक है, तो उससे पहले आप सब अपना हाल अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आप ठीक हो, खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है हमारा रिटर्न एंड रिकॉल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा वो हम पता कर लेते हैं। रिकॉल से हम समझ सकते हैं कि कोई ऐसा स्टेप जिसमें हमने कुछ चीज़ को उसके ओरिजिनल फेस पे, उसके ओरिजिनल जगह पे हमने उसको दोबारा से भेज दिया। ठीक है, वही हमारा रिकॉल सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। आगे हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या कंडीशंस रहती हैं जब हमें रिकॉल करना पड़ता है। ठीक है, रिकॉल किस चीज़ का रिकॉल कर रहे हैं हम, इस फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक प्रोडक्ट था, हमने क्या किया, उसको हमारी मार्केट में भेज दिया। जैसे ही हमने उसको हमारी मार्केट में भेजा, उसमें हमें पता लगा कि उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा पेशेंट है उसको हमारी परेशानी होगी। ठीक है, कोई उसमें मतलब कुछ मेडिसिन्स हमारी क्या आती हैं, बैन हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो वो हमारा रहता है। ठीक है, जब हमने इसको मार्केट में भेज दिया, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे फाइनल प्रोडक्ट को हमने मार्केट में भेज दिया, तो क्या होगा, इसमें साइड इफ़ेक्ट आ गए तो हमें क्या एकदम से क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट से वापस उसकी मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस बुलाना पड़ जाएगा। ठीक है, कि जी हाँ, इससे हमारे इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, किसी की जान को मतलब रिस्क है। तो इस तरीके से हमें, जब हम इसको वापस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे इसको हम, ठीक है, तो ये क्या होएगा, हमारा उसके ओरिजिनल प्लेस पे हमारा चला जाएगा, हमारी उसकी ओरिजिनल जो जगह थी उस पर वो हमारा वापस आ गया, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे थे। ठीक है, ये हमारा रहता है रिकॉल करना। हमारे एक मार्केट में चला गया, मार्केट से वापस किसी वजह से उसको वापस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बुला लेना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वापस उसको लेकर आ जाना, हमारा प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम रहता है। ठीक है, क्या क्या हमारी डिमांड्स रहती हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है। एक तो रिटर्न करना चाह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मीशो से हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया है। ठीक है, हमने कोई जीन्स मंगाई है, या हम कह सकते हैं कोई टी शर्ट मंगाई है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो जब हमने ये सब किया और उसका हमें क्या हुआ कि हमें उस जो हमारी जीन्स थी उसका कपड़ा हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, जब हमें वो पसंद नहीं आया, उसका कलर हमें पसंद नहीं आया, तो हमने क्या किया, उसको रिटर्न करने का सोचा। हमने उसको वापस उसकी जगह पे भेज दिया कि जी हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, एक तो रिटर्न का ऑप्शन आ गया कि रिटर्न की वजह से हम रिकॉल कर सकते हैं। एक एक्सचेंज की वजह से होता है कि हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए था, हमें दूसरा कलर चाहिए था, तो वो भी हमारा एक एक्सचेंज हो गया। या हम कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया प्रोडक्ट को विद मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। ठीक है, किस वजह से किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो कस्टमर था, हमें किसी और के पास भेजना था वो, ठीक है, वो प्रोडक्ट, बट हमने किसी और के पास भेज दिया, या हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमारा बाय मिस्टेक उनको इश्यू हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या करेगी, हमारा रिकॉल में आता है। अगर कोई हार्म आ रहा है, कोई रिस्क आ रहा है कस्टमर के लिए, कोई कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिकॉल में रहती हैं। ठीक है, हमारी कंपनीज होती हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो मेनली फोकस इसी वजह से हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स पे करती हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट रिकॉल का जो सिस्टम है वो हमारा कम किया जा सके, वो इश्यू हमारा कम किया जा सके। और हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, कस्टमर की हमारी सेफ्टी को एनहांस करके हम इसको एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्यूसी स्टेप्स को। ठीक है, ताकि हम रिड्यूस कर सके रिस्क को, प्रिवेंट कर सके प्रोडक्ट रिकॉल कॉस्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट रिकॉल के क्या क्या सोर्स हमारे पास रहते हैं, इसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरर से भी आ सकता है, होलसेलर से, रिटेलर से, कस्टमर से। फॉर एग्जांपल हमने जो मटेरियल जो हमारा है,
वो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दिया, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा प्रोसीजर। बट क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर था जो हमारा, उससे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा गया, होलसेलर पे वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में उसको थोड़ी ठेस पहुंची, तो जिसकी वजह से उसमें थोड़ा डिफेक्टिव पार्ट उसका बन गया, ठीक है। तो जब हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमारा यहाँ आया तो आगे फिर रिटेलर तक गया, रिटेलर से जब कस्टमर तक गया तो वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, ठीक है। जब वो पूरा तरह डैमेज हो चुका था तो क्या हुआ, हमारा कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा सोर्स बन गया कि हाँ जी, आपका प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ेगा। कस्टमर ने क्या किया, उसको एक्सचेंज करने के लिए कहा, ठीक है। और कह सकते हैं कि कस्टमर ने उसको कहा कि जी ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमें रिटर्न करना है। इस तरीके से ये रिकॉल का सिस्टम बनता है, ठीक है। क्या क्या रिस्क हमारे पास रहते हैं अगर हम प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं, तो क्या क्या रिस्क रहते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो लायबिलिटी क्लेम था वो हमारा प्रोडक्ट का कम हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंटल रेगुलेशंस जो हमारी रहती हैं, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशंस थी वो हमारे अफेक्ट हो रहे हों, तब हमारा ये प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ सकता है। अब इस प्रोडक्ट रिकॉल को हमें इनसे बचाव करना है तो हमारे पास एक टीम बनाई जाती है, उस टीम को कहते हैं प्रोडक्ट रिकॉल टीम, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या रहता है, क्या सिस्टम है, क्या है। ये टीम ऐसी टीम होगी जो हमारे प्रोडक्ट रिकॉल जो हमारा एक्शन प्लान है उसके ऊपर काम करेगी, ठीक है, कि किस तरीके से हमें उसको बचाव करना है, ठीक है। किस तरीके से हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा जाए मार्केट में, ऐसा प्रोडक्ट हमारा कस्टमर तक जाए जो मीन्स कि हमारा रिकॉल ना करना पड़े, ठीक है। रिकॉल टीम में हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स, उनके रोल्स रहेंगे, तो इनके रोल रहते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर, चीफ इंजीनियर, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स, पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहती हैं, रोल प्ले करती हैं हमारी इस टीम में, ठीक है। ये रहता है। ये हो गया हमारा रिकॉल एंड रिटर्न सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। ये हमारे पास क्या रहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एनुअल हमारा क्या कह सकते हैं, एक साल हम कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी रिपोर्ट जो मेंशन करेगी हमारे प्रोडक्ट के ग्रुप्स को, या फिर हम कह सकते हैं हर एक प्रोडक्ट को अलग से एक्सप्लेन करेगी, अलग से मेंशन करेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ बैचेस, कितने हमने नंबर ऑफ़ बैचेस प्रोड्यूस किए हैं एक साल में, वो हमारे 10 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। लास्ट 10 अगर वो कम हैं भी तो हम उनके लास्ट जो 10 बैचेस थे उनका हम करते हैं, मैक्सिमम 3 साल तक हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, जैसे हमारे पास हमने क्या किया, 15 बैचेस थे हमारे 3 साल में हमने निकाले, उनमें से हमने क्या किया कि 10 बैचेस को हमने उसमें मेंशन किया, ठीक है। 8 बैचेस हमारे मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं 3 साल में, रिव्यू हमारा 8 बैचेस का हम लेंगे, ठीक है। ये रहता है हमारा थोड़ा सा एनुअल, जो हमारा मतलब एक साल वाइज हमारी रिपोर्ट रहेगी, ठीक है। उसका रिव्यू हम कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है, वो रहता है। इसमें हमारे पास क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। 6 एरियाज़ हमारे पास रहते हैं जिसको हमने प्रोडक्ट में रिव्यू करना पड़ता है। सबसे पहले लीगल, हमारा जो रेगुलेटरी नोटिस होंगे या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल में क्या है, कंप्लेंट्स आ रही हैं, कोई रिकॉल सिस्टम है, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, रिटर्न करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस में हमारे पास क्या रहेगा, जैसे इसमें हमारे पास प्रोसेस हो गया, प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, चेंज कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट की टेस्टिंग, ओएस, ठीक है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये हमने पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। फेलियर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वालिटी कंट्रोल में आ गया हमारा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी, मतलब हमें ये रिव्यू करना है, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो एनुअल 1 साल की या 3 साल की जो हमारी रिपोर्ट है वो हमें रिव्यू करनी है, यही हमारा रहता है APR, ठीक है। APR सिस्टम का जो समरी रिपोर्ट फॉर्मेट होता है वो किस तरह का है वो देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं हमारे पास जो हमारे 12 सेक्शन के अंडर मेंशन होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, कवर पेज होगा, सब सेक्शन होगा, समरी होगी, रेफरेंसेस होंगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। कवर पेज जो मीन्स सबसे पहला फ्रंट पेज होगा, उस पर हमारे क्या क्या मेंशन होगा
जैसे हमारे पास सबसे पहला हो गया कि टाइटल क्या है हमारा, कि किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट कौन कौन से उसमें कवर हैं, सिग्नेचर्स किसके हैं, कौन हमारा इवेल्युएट करेगा उसको, अथॉरिटी हमारी कौन सी है। ठीक है, सब सेक्शन में हमारे पास आ जाएगा वो डाटा सारा, वो डॉक्यूमेंटेशन वो सारी। ठीक है, हर एक स्टेप की। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के लिए। और समरी में हमारे पास आ जाएगा कि हमने क्या एनालाइज किया उसमें, जो हमारा APR था, मतलब एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू रिपोर्ट थी, उसमें हमने क्या किया और उसको क्या रेटिंग हमने दी। रेफरेंसेस में आ जाएगा हमारा कि क्या हमने CAPA मीन्स करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन हमने क्या लिया है। ठीक है, वो चीज़ें हमारी इसमें मेंशन होती हैं। ये समरी रिपोर्ट रहेगी। देखिए हमारे पास, ध्यान से देखें, हमने रिटर्न एंड रिकॉल सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, उसके रिस्क पढ़े हैं, उसका क्या सिस्टम होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसकी कौन सी टीम होती है, टीम में कौन से रोल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू एक ऐसा रिव्यू जिसमें हमने साल वाइज हमने चेकआउट करना है हमारा, उसका जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने रिव्यू करना है। ठीक है, उसके बाद आता है 6, इसमें हमारे पास थे एरिया जिनमें हमें प्रोडक्ट को रिव्यू करना पड़ता है। फिर हमने एक समरी बनाई, समरी बनाकर हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें संभाल के रखनी पड़ती हैं वो देखते हैं। अब हमारे पास ये हमने समरी पढ़ लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या इसका कंक्लूज़न हमारे पास निकल के आता है, क्या रेटिंग हम दे सकते हैं वो हम करते हैं। सबसे पहली जो रेटिंग या कंक्लूज़न हमारा निकालते हैं वो है सेटिस्फैक्ट्री, जिसमें हमें कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा है एक्सेप्टेबल, मतलब कि हमने क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है रिस्क असेसमेंट की। थर्ड है हमारे पास जो उसमें हम परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट को। फोर्थ हमारे पास है जो इसमें हम क्या करते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज जो हमारी हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास रहती हैं इसमें, मतलब हमारे क्या, हम कैसे रेट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, वो आगे जाता है इस रिपोर्ट का अप्रूवल कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है उसको अप्रूव कराने का। ठीक है, सबसे पहले तो साइंड हमारे पास होने चाहिए किसके, QA मैनेजर के, जो हमारा क्या करेगा, उसको हमारा टेस्टिंग करेगा, उसको जो हमारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म कराएगा। ठीक है, दूसरा रहता है हमारा रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर्स मीन्स रेगुलेटरी रूल एंड रेगुलेशंस जिसके फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है प्रोडक्शन और ऑपरेशनल मैनेजर्स का। फोर्थ आ जाता है अदर ग्रुप, जो हमारा अफेक्ट होता है किसी चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है APR। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बैच रिव्यू एंड बैच रिलीज। बैच रिव्यू और बैच रिलीज से हम क्या समझते हैं। बैच रिव्यू जो हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट बनाया है उसके अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 हमने उसके क्या किए, बैच निकाले, हर एक में 50 हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 50 इंजेक्शन हमने बनाए हैं। ठीक है, हर एक में 50। ठीक है, मतलब 10 था, हर एक उसमें 50 बनाए हैं। ठीक है, या 100 बनाए, वो उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हमने जो ये बनाया है ना उसका हर एक बैच हमने क्या करना है, रिव्यू करना है। और बैच रिलीज़ का क्या मतलब है कि बैच के अकॉर्डिंग हर एक 50 करके हमने क्या किया, उसको रिलीज़ कराया, मार्केट में रिलीज़ कराया। वही हमारा रहता है बैच रिव्यू एंड बैच रिलीज़। इसका क्या पर्पज़ है, इसका पर्पज़ है कि ये अप्रूवल के लिए करते हैं हम, रिलीज़ करने के लिए, हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट बैच को, प्रोसेस को बनाने के लिए, इन सब में हम ये करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यही है। कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे बैच रिव्यू के लिए, बैच रिलीज़ के लिए। तो हर एक बैच में हमें क्या करना पड़ता है, SOP हमारा जो रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको हमने फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा जो प्रोसीजर है, जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो एक हाई लेवल की क्वालिटी के साथ हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं और हमारी मार्केट में जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसकी रहती हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे सबसे पहला QA जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो रिव्यू करेगा बैच रिकॉर्ड को। ठीक है, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, उसके बाद आएगा हेड प्रोडक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा कंप्लीट और रिव्यू करने के लिए किसको, BMR एंड BPR, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। इन दोनों रिकॉर्डों को वो क्या करेगा, देखेगा, रिव्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हेड QC QM। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास रिव्यू करने के लिए एनालिटिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिकॉर्ड को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास QA
क्यूए रिस्पॉन्सिबल है रिव्यू करने के लिए एनालिटिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल डाटा, हार्ड कॉपी को और सॉफ्ट कॉपी को, दोनों को करेगा, ठीक है। ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किसने कब कहाँ कैसे हमारे बैच जो रिकॉर्ड है उसको रिव्यू करना है, उसको बैच जो हमारा है उसको रिलीज़ करना है, किसके साइन होंगे, किसके अंडर वो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है। आगे हमारे पास आता है कि प्रोसेस क्या है हमारे बैच रिलीज़ की, ठीक है। क्या प्रोसेस है तो वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट बना कौन रहा है। कौन बना रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हमारा प्रोडक्ट का जो रिकॉर्ड होगा, जो हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड होगा, या हम कह सकते हैं बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो सबमिट करता है हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर्स को, ठीक है। और वो क्या करेंगे, इसको रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं हमारे रिकॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, हमारे क्यूए डिपार्टमेंट के पास जाएगा, क्यूए डिपार्टमेंट हमारा उसको रिव्यू करेगा और उसको फाइनली रिव्यू करेगा, ठीक है, फाइनल रिव्यू करेगा, ये रहता है। उसके बाद आएगा रिव्यू ऑफ बैच रिकॉर्ड। अब बैच रिकॉर्ड को कौन कौन, ये तो बैच रिलीज़ की बात हो गई है कि हाँ, इसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो हमारा BMR मीन्स बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड था और बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड था, उसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर्स को, ठीक है। और उसने क्या किया, इसको रिव्यू किया, बट इसने भी आगे क्या कर दिया, क्यूए डिपार्टमेंट को इसको भेज दिया। तो जब इसने क्यूए डिपार्टमेंट को भेजा तो उसने इसका फाइनल रिव्यू किया, और उसके बाद जब हमने क्यूए डिपार्टमेंट से क्या होगा, फाइनल क्या होगा, मार्केट में चला जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा उसका। अब रिव्यू का क्या सिस्टम है बैच रिकॉर्ड के, वो कौन करता है, कैसे करता है, वो देख लेते हैं। रिव्यू कौन करता है तो देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ऑफिसर होता है जो हमारा क्यूए का, वो हमारा क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा हमारे इसको, ठीक है। और वो ये चेक करता है कि हमारे इसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है जो अफेक्ट करे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कस्टमर की सेफ्टी को और हमारी मार्केटिंग को, ठीक है। वो चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, रिव्यू करी जाती हैं हमारे क्यूए डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। तो आगे जाता है हमारे पास कंडीशंस क्या हैं बैच रिलीज़ करने की, क्या कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। कौन कर सकता है वो पता करते हैं। जो हमारा इंडिया होगा उसमें ही हमारा क्या होता है, वो मैन्युफैक्चर करने के बाद हमारा क्या होता है, सेल होता है, बेचा जाता है। हमारे पास किसी और पार्टी को हम क्या कर सकते हैं, मतलब परमिशन नहीं देंगे जब तक वो अप्रूव नहीं लेते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है, तब तक हम किसी को अलो नहीं करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कहीं और बेचना, ठीक है। जहाँ पे हमारी कंपनी चाहती है, जहाँ पे हमारी कंपनी उसको लगता है कि हाँ हमारा कस्टमर यहाँ पे है, यहाँ पे हम उसको बेच सकते हैं, तो इस तरीके से वहीं पे वो कर सकते हैं। इंडिया का है तो इंडिया में कर सकते हैं, अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो वो अलग प्रोसीजर रहता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये बैच रिव्यू और बैच रिलीज़ भी हमारा ख़त्म हो जाता है। इसमें पर्पस पढ़ लिया, डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोसेस क्या रहती है, रिव्यू कौन करेगा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ IPQC। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है IPQC। IPQC जो हमारा है वो होता है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि क्वालिटी को हमने कंट्रोल करना है, कहाँ करना है, इन प्रोसेस करना है। किसी फॉर एग्जांपल हमने प्रोसेस का क्या किया, हमारा जो प्रोडक्ट था उसकी प्रोसेस को हमने देखा, तो क्या हुआ कि हमने उसके हर एक स्टेप पे, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का कोई भी हमारा प्रोसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस रहेगा उसमें सारी प्रोसेस को हमने क्या करना है, क्वालिटी उसकी कंट्रोल करनी है, यही हमारा रहता है, ठीक है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहला रहता है कि हमारा जो टेक्निकल प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो डेवलप होगा, ठीक है। हमारी जो सारी स्टेजेस हैं, मैंने बताया है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक हमने सबको क्वालिटी कंट्रोल करके रखना है, तो उसमें हमारे पास उसको हम हर एक स्टेप को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को, ठीक है। हमने इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारे रॉ मटेरियल को, इंस्ट्रूमेंट को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को, ठीक है, प्रोसेस को, इवेल्युएशन को, पैकेजिंग मटेरियल को, सब चीज़ें हमारी क्या होंगी, अंडर कंट्रोल होंगी, जिसकी वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ना वो बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ हमारे पास बन कर आएगा।
जिसमें जिसमें चांस ही नहीं है कि वो हमें क्या करना पड़े, बैच हमारा दोबारा हमें रिकॉल करना पड़े, ठीक है। ये सिस्टम हमारे पास ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, अब क्वालिटी और प्रोसेस कंट्रोल हमें कैसे करनी है। जो हमारी यूएस एफडीए होती हैं, सीजीएमपीज होती हैं, वो गाइडलाइंस हमारी क्या करती हैं, हम इंश्योर करती हैं कि हमारा जो बैच है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ हमारा प्रोड्यूस हो, कि उसमें कोई कमी ना आए, कोई डेविएशन ना आए, कोई उसमें हमारे पास पहला बैच अच्छी क्वालिटी का था, दूसरा बैच बेकार क्वालिटी का हो गया, ये ऐसा प्रोसीजर ना हो, ठीक है। रिटन प्रोसीजर हो, ठीक है, हर चीज़ मेंशन हो और मेंशन के अकॉर्डिंग ही वो हमारी परफॉर्म हो। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसमें एक जैसे हमारे पास इन प्रोसेस मटेरियल है, या हम कह सकते हैं हमारे पास ड्रग प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम उसकी, वो कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज़ कंट्रोल उसमें होनी चाहिए। इसमें हमारे पास देखो IPQC टेस्ट हम करते हैं, चाहे वो पेरेंटल के लिए हो, चाहे हमारे लिए वो सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए होते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं कि क्या क्या हमें चेक करना चाहिए, क्या क्या हमें चेक नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेक करेंगे हमारा बल्क सोल्यूशन फिल करने से पहले, ठीक है। हमारे ड्रग कंटेंट को फिल करने के पहले उसका पीएच, उसकी कलर, उसका क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें हम करते हैं चेक, एग्जामिन करेंगे हमने। अब हमने क्या कर दिया, एम्फ्यूल्स होते हैं जो, ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं, उनके ऊपर से तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है कि इसमें हमने फिल करना है, तो फिल करने से पहले उसका पीएच वगैरह चेक करेंगे, फिल करने के बाद हमें उसका वॉल्यूम चेक करना है, ठीक है। अगर इसमें हमारे एम्फ्यूल के अंदर हमारी क्या होती है, लीकेज हो रही है कोई, ठीक है, तो उसको हमने टेस्ट करना है कि ये ना हो कि हमने तो इसमें फिलअप कर दिया बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसमें से सारा मटेरियल आउटसाइड आ गया, ठीक है। ये कांच का बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। और हमारा जो फिजिकल इवैल्यूएशन हम करेंगे प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं पेरेंटल में, मतलब इंजेक्शन टाइप के, ठीक है। IM हो, ठीक है, IV हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जो सेकंड रहता है सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, IPQC टेस्ट कौन से रहेंगे हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए, ड्रग कंटेंट कितना है हमारा फॉर्मुलेशन का, उसकी वेट कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही है, चाहे वो टैबलेट हो कि एक टैबलेट तो हमारी 100 mg की बन रही है, दूसरी टैबलेट हमारी 90 की बन रही है, तो ये गलत हो जाएगा। कैप्सूल हमारा, उसकी भी हम क्या करते हैं, वेरिएशंस चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम, हम क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। डिसइंटीग्रेशन की टैबलेट हमारी कितने टाइम में टूट रही है, डिसोल्यूशन मतलब उसका सोल्यूशन कितने, मतलब वो सारे उसमें घुल कितने टाइम में रही है, हार्डनेस कैसी है उसकी, इस तरीके से हम करते हैं चेक। और आगे हमारा सेमी सॉलिड के लिए भी है। सेमी सॉलिड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम उनकी यूनिफॉर्मिलिटी चेक करते हैं, भरने से पहले हम उनकी यूनिफॉर्म, देखो ये तो हम खुद ही पता कर सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेक करना चाहिए हमें, ठीक है। पेरेंटल कौन सी होती है, जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट होंगी और हमारे पास वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जा रही हैं, तो स्टरलिटी होनी चाहिए, ठीक है, हमारी मतलब हाई क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद सॉलिड डोजेज फॉर्म टैबलेट के लिए कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, कैप्सूल के लिए कौन से करने पड़ते हैं, सेमी सॉलिड कौन से हैं, जो मतलब थोड़े विस्कोसिटी हो जिनके अंदर, ठीक है, वो रहेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिलिटी चेक करते हैं, होमोजेनिसिटी चेक करते हैं, ठीक है, पार्टिकल साइज कितना है, अपीयरेंस कैसी है, विस्कोसिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं। और एक ऐसा होना चाहिए, ये फॉर एग्जांपल कोई ट्यूब है हमारे पास, कोलगेट लगा लो, ठीक है, कोलगेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर फील है, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो 90% हमारा क्या हो, ईजिली हमारा आउटसाइड आ जाए, जो उसके अंदर कंटेंट है वो आउटसाइड आ जाए। तो ये भी हमारा क्या रहता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एक टेस्ट रहता है, ये हमें करना पड़ता है, ठीक है। आगे इसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड हमारा इवैल्यूएशन डाटा क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है जो हमारा, ये एनवायरमेंटल कंट्रोल है, वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, कौन कौन से पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन हैंडल कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। कोई वेरिएशन आ रही है, अगर वेरिएशन आ रही है तो उसको किसने, हमारा कौन सी अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है, क्या हो रहा है, वो सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। जस्टिफिकेशन होना चाहिए हर एक वेरिएशन के लिए, ठीक है, उसमें डेट, नेम ऑफ अथॉरिटी क्या थी, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होनी चाहिए, IPQC टेस्ट में हमारी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट जो टॉपिक रहता है, वो है एरिया क्लियरनेस और हमारा लाइन क्लियरेंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा वो देख लेते हैं जरा सा।
इसमें हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक स्लैब है, ठीक है। इस पे हमारे पास क्या है, एक टैबलेट पंचिंग मशीन रखी है, ठीक है। एक टैबलेट पंचिंग मशीन रखी है, एक हमारे पास कैप्सूल बनाने वाली मशीन रखी है, ठीक है। कोई और मशीन भी रखी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बनाना था टैबलेट, ठीक है। तो ये एरिया पहले तो साफ़ होना चाहिए, ये एरिया साफ़ होना चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है। फिर हमने क्या किया जी, ये जो हमारी टैबलेट थी ना, उस पर किसी और ने भी टैबलेट बनाई हुई है पहले, ठीक है। तो ये उसने क्लियर करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्लियर करेगा, बट अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये रहेगी कि मैं इसको यूज़ करने से पहले खुद से क्लियर करूं, ठीक है। खुद से इसको साफ़ करूं ताकि मेरी टैबलेट में कोई परेशानी ना आए। हो सकता है कोई ऐसा ऐसा हमारा जो पिछले वाला प्रीवियस बैच जिसने इसमें से निकाला है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो मेरे वाले एक्सिपिटेंट या इंग्रेडिएंट के साथ क्या करे, रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्लियर करना हमें ज़रूरी है, ये साफ़ करना हमें ज़रूरी है। यही हमारा होता है एरिया क्लियरेंस और लाइन क्लियरेंस। मतलब हर एक चीज़ के बाद हमारा क्या हो रहा है, हम उसको साफ़ कर रहे हैं। करने से पहले भी साफ़ कर रहे हैं, करने के बाद भी हम साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन शुरू करने से पहले एश्योर किया जाएगा जहाँ प्रोसीजर और प्रोसेस हो रही है वो फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल कॉन्टामिनेशन के हो, किसी और मटेरियल्स के ना हो, किसी और कॉन्टामिनेशन से ना हो, ठीक है। वही मैंने बताया है कि रिएक्ट ना करे, ठीक है। स्कोप क्या है इसका, एसओपी में हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल रहता है लाइन क्लियरेंस, कि हमारा प्रोडक्शन के लिए हो चाहे वो फॉर्मुलेशन के लिए हो, हर चीज़ में ये एप्लीकेबल है। क्यों है, क्योंकि हमें हमारी क्वालिटी अच्छी चाहिए, हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ वो रिएक्ट करके कुछ करे, ठीक है। तो ये रहेगा। अथॉरिटी किसकी रहती है, अथॉरिटी हमारे पास प्रॉपर क्लीनिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए, ऑपरेटर अच्छे से होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से पता होनी चाहिए। एरिया प्रोडक्शन ऑफिसर हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके लिए, ठीक है। और IPQA ऑफिसर हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और QA हेड हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्रोसीजर क्या है हमारा इसका, जो हमारा एरिया क्लियरेंस और हमारा लाइन क्लियरेंस है उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इसको कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया चेक करेंगे। एरिया चेक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक ऐसी पर्सोनल हमें ढूंढनी पड़ेगी जो हमारा अच्छे से काम कर सके, ठीक है, क्लियर अच्छे से कर सके, उसको अच्छे से उसकी गाइडलाइंस उसको पता हो कि कैसे उसको क्या काम करना है, वो चीज़ें हमारी इसकी रहती हैं। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शंस बना ली, मतलब सावधानियाँ बना ली हमने, जो उनको मतलब रूल एंड रेगुलेशंस देने थे वो दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीव करने के बाद प्रोडक्शन पायलट प्लांट IPQC पर्सन चेक करेगा एरिया को, इक्विपमेंट को, डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कि हमारा वो गाइडलाइन के साथ हमारा सही है या नहीं, ठीक है। अगर वो डिससेटिस्फाई होता है उस जो हमारी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, और हमारी पर्सनल से कंपेयर करेगा वो, तो हमारा उसमें हमारा मतलब वो दोबारा उसको कहेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, दोबारा इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। और अगर हमारा कंप्लीट प्रॉपरली हमारा क्लीनिंग हो रही है, इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो हमारा एरिया हो, ठीक है, वो हमारा पर्सनल को अप्रूव कर देगा, ठीक है, ये रहेगा इसमें। और अगर इसमें ब्रेकडाउन हो गया हमारा 1/2 घंटे का भी, मतलब आधा घंटे का भी अगर हमारे पास हो जाता है, तो दोबारा से क्या कह रहे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये हमारा इक्विपमेंट था, इसको हमने साफ़ कर दिया, ठीक है, साफ़ कर दिया, साफ़ बिल्कुल कर दिया अच्छे से, जो भी था इसमें साफ़ कर दिया, बट हमारा क्या हुआ, आधे घंटे का क्या हुआ, ब्रेक लग गया, ठीक है, किसी वजह से कोई काम आ गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये हमें लगा कि ये साफ़ तो कर दिया था बट आधे घंटे से ज़्यादा इसको हो गया कि ऐसे ही पड़ा है, तो क्या पता कोई और आके उसमें काम कर गया हो, ठीक है, आधे घंटे में। तो हमें क्या करना, दोबारा से उसको साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से क्लियरनेस करेंगे इसका, दोबारा से साफ़ करेंगे। देयर इज़ द नॉन नीड अटैच एडिशनल, कोई उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा बहुत साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट क्या रहती है हमारे पास, एनेक्सर्स कौन कौन से आएंगे, लाइन क्लियरेंस चेक करता है हमारे डिस्पेंसिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, प्राइमरी पैकेजिंग को, सेकेंडरी पैकेजिंग को, इन सब को क्या करते हैं हम चेक करते हैं। ये हो जाता है हमारा एरिया क्लियरेंस एंड
लाइन क्लियरेंस, ठीक है, इसके बारे में हो गया। और इसके साथ ही हमारी क्या हो जाती है, 3rd यूनिट कवर हो जाती है। तो आई होप आप सबको ये यूनिट अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट को लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, ठीक है, हेल्दी रहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।